हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई एम श्योर मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। और फ्रेंड्स, आज है तारीख 6 फरवरी 2025 और अभी सुबह के 7:36 हुए हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड, अभी रिसेंट एक मामला है 30 जनवरी का जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिकल 142 के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आर्टिकल 142 क्या है, जिसका इस्तेमाल बार बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रेप जैसे मामलों में जो आरोपी होते हैं, जो सजा याफ्ता लोग होते हैं, जो कन्विक्टेड पर्सन्स होते हैं, उनकी सजाओं को माफ करने के लिए करती है। बहुत बार क्या होता है, जो आम पब्लिक होती है, जो कॉमन पब्लिक होती है, जिनको जानकारी नहीं होती आर्टिकल 142 का, उनको लगता है कि ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रेप जैसे जघन्य मामलों में अगर दोषियों को, अगर उसकी सजाओं को खत्म करेंगे, क्वैश करेंगे, तो समाज में गलत मैसेज जाएगा। तो वैसे मामलों को डील करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आर्टिकल 142 क्या है। दूसरा, कि जो केस का मामला है, जो केस कहानी क्या थी, केस का फैक्ट क्या था, उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले दोनों मामलों को कंसीडर करेंगे, उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, उसका शॉर्ट फॉर्म में खल्ला से मैराथन नहीं करने वाले हैं, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो उसके पहले मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कि अगर जिनको भी ऑन जुडिशरी की तैयारी करते हैं, जो लोग ऑल इंडिया बार एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, या जो एपीओ की तैयारी करते हैं, जो स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स, उनके लिए मैटर ये है कि हम लोग फाउंडेशन कोर्स की बात करेंगे, जहां पर फाउंडेशन कोर्स में आप लोगों को 2 साल तक का क्लासेस चलेगा और उस क्लासेस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक नया बैच हम लोग अभी लॉन्च कर रहे हैं 15 फरवरी से, ठीक है। तो आप चाहें तो आप इसके लिए इनरोल कर सकते हैं, आप इसके लिए चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करना बहुत ही सिंपल है, कोई तामझाम नहीं है, कोई गूगल फॉर्म भरना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। बहुत ही सिंपल वे में आपके पास यहाँ पर जिस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, उसमें व्हाट्सअप है, और व्हाट्सअप पर आप डायरेक्टली मैसेज करेंगे आपका नाम, आपका स्टेट का नाम, और आप किस प्रोसेस, किसके लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, एपीओ के लिए चाहते हैं, या जुडिशियल सर्विसेज के लिए चाहते हैं, या एआईबी के लिए चाहते हैं, या कॉलेज की यूनिवर्सिटी के लिए चाहते हैं, वो जो भी आप चाहते हैं वो आप वहाँ पर मेंशन कर देंगे। आपने अपनी फीस सबमिट करनी है और क्लास ज्वाइन कर लेना है। कोई तामझाम नहीं है, कोई मैं यहाँ पर एडवर्टीजमेंट वाली बात नहीं एक्स्ट्रा करने वाला हूँ, ठीक है। तो फिलहाल चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं और आपको लेके चलते हैं पहले मैटर पर, कि जरा समझते हैं पहले कहानी क्या है, फैक्ट क्या है, उसके बाद देखेंगे कि आर्टिकल 142 का ही इस्तेमाल क्यों किया गया। ये बात समझने वाली बहुत जरूरी है कि 142 का ही बार बार इस्तेमाल क्यों हो रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो पहले केस समझिए, कहानी क्या है। मैं इसके लिए थोड़ा आपको लेके चलता हूं इसके स्क्रीन पर, ऑर्डर के स्क्रीन पर। ये आपके स्क्रीन पर मैं पहले दिखा दूं कि जो ये हमारे सामने है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये क्रिमिनल अपील है और 41/2020 है। पार्टी का जो यहाँ पर नाम आप देख पा रहे हैं प्लांट का, वो है श्री राम उरांव वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। और भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ आप देखेंगे, आपको मैं जजमेंट दिखा देता हूँ। जजमेंट की तारीख यहाँ देखिए 30 जनवरी 2025 है, यानी एकदम रिसेंट मामला है, ठीक है। और अब यहाँ पर आ जाते हैं इसके फैक्ट पर। देखिए, फैक्ट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर फैक्ट मैं पहले थोड़ा आपको शेयर कर देता हूँ। यहां पर बताया यह जाता है कि अपिलांट प्रोसिक्यूट्रिक्स हैड लॉज्ड एन एफआईआर बियरिंग नंबर सो एंड सो। 1997 का ये एक एफआईआर हुआ है, और एफआईआर होता है बतौली पुलिस स्टेशन में, डिस्ट्रिक्ट है सूरगंज एमपी, जो अब छत्तीसगढ़ में चला गया है। छत्तीसगढ़ में क्यों चला गया? क्योंकि एमपी से कट के छत्तीसगढ़ बना इन द ईयर ऑफ 2000। जिनको यही जानकारी है जान लीजिए। उस साल आपको एक और स्टेट बना था जिसका नाम था झारखंड, बिहार से कट करके अलग हुआ। अब यहाँ पर जो प्लांट के यहाँ पर जो रजिस्टर होता है मामला, वो है 363, 363, मामला 366 यानी 366, और 376 यानी 376 आईपीसी। तो इसका मतलब सीधे सीधे शब्दों में अगर समझ लें तो रेप का मामला है, 376 आईपीसी यहाँ पर सेक्शन लगा हुआ है, यानी इसमें एफआईआर रजिस्टर हुई। उसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है, आईओ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके बाद चार्जशीट फाइल होती है। चार्जशीट फाइल होने के बाद यहाँ पर एक चार्ज फ्रेम होता है, और चार्ज फ्रेम होता है 9 फरवरी 1998 को सेशंस कोर्ट के द्वारा। और जो चार्ज फ्रेम होता है उसमें सेशंस कोर्ट ने जो सेक्शंस अप्लाई किए थे चार्ज फ्रेमिंग के लिए, वो था सेक्शन 363, सेक्शन 366 और सेक्शन 376 ऑफ द आईपीसी। अब यहाँ पर मामला जरा समझिए। अब ये सारी चीजें कहानी है, इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो ऑनरेबल हमारे जो सेशंस जज साहब होते हैं, सेशन का जज साहब ने जो सेंटेंस दिया इसमें अपने अपलांट को, जो कन्विक्टेड हुआ, अक्यूज से कन्विक्शन में आया,
उसके लिए जो सजा आती है यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा दूं, द अपिलांट वाज सेंटेंस्ड टू अंडरगो 3 years रीगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 363। सो 363 के लिए 3 साल के लिए रीगरस इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है सश्रम कारावास। उसके अलावा यहाँ पर बढ़िए आगे of the IPC 5 years rigorous imprisonment for the offense under section 366। तो 5 साल के लिए सश्रम कारावास की सजा हुई अंडर सेक्शन 366 ऑफ द आईपीसी। और उसके अलावा बढ़े आगे तो 7 years rigorous imprisonment की सजा होती है अंडर सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी। और फाइन भी लगता है इस सेक्शन के लिए सिर्फ 200 रुपया। ठीक है, अभी आपको सिर्फ लग रहा है, लेकिन पीछे के जमाने में जाएंगे तो 200 की कुछ वैल्यू तो जरूर रहा थी। नाउ इन डिफॉल्ट ऑफ विच, अगर वो डिफॉल्ट करता है तो कन्विक्टेड पर्सन, तो उसके लिए 2 साल का और यहाँ पर आरआई का प्रावधान था। आरआई बोले तो रीगरस इम्प्रिजनमेंट मतलब सश्रम कारावास। सो 2 साल का और रीगरस इम्प्रिजनमेंट की बात थी। यहाँ पर जो हमारे सेशन जज साहब हैं उन्होंने ये भी कहा कि ऑल दिस सेंटेंसेज वर ऑर्डर्ड टू रन कंकरेंटली। इसका मतलब ये हो गया कि सारी जो सेक्शंस है, 3 सेक्शंस हैं, 3 सेक्शन के तहत तीनों जो सजाएं हैं, तीनों की सजाएं एक साथ ही चलेंगी। यानी मैक्सिमम अगर हम इसको पकड़ लें, यहाँ पर एक फॉर्मूला एक और समझ लें, तो इसमें जो मैक्सिमम सजा मिली है वो 376 के लिए मिली है। उसमें सजा है 7 साल के लिए और 200 रुपये का फाइन है। तो अगर बंदा 7 साल जेल में रह गया मतलब उसने सारी सजाएं उसने काट ली, उसके लिए अलग से उसको 363 या 366 के लिए अलग से उसको जेल में रहने की जरूरत नहीं होगी। अब ये मामला क्या हो गया, यहां से अग्रिप्ट हुआ और यहां से ये मामला उठ के चला गया हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जबलपुर बेंच में आया। जब ये बट गया, यानी कि जब ये बट गया कौन, एमपी और छत्तीसगढ़ जब अलग हो गए, तो ये अपील ट्रांसफर होकर के आ गया छत्तीसगढ़ एट बिलासपुर चला गया। अब उसके बाद इसी बीच कहानी ये बनती है कि इन 2003, ध्यान से देखिए, इन 2003 जो पीड़ित पक्ष है, जो पीड़ित महिला है, उसने उसी आदमी से शादी कर ली और अब उसके 4 बच्चे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये फैक्ट में बड़ा जबरदस्त ट्विस्ट है। ठीक है, सो अब उसी आदमी से उसने शादी कर ली जिसके ऊपर रेप का चार्ज लगा और उसी आदमी से उसके 4 बच्चे हो गए। मतलब एक बार नहीं, कितने बार रिलेशन हो गया, आप आइडिया लगा लीजिए। खैर, वो अलग कहानी हो गई। नाउ बाय द इम्प्यून्ड जजमेंट डेटेड सो एंड सो, हाई कोर्ट ने क्या किया, पार्टली अलाउ कर दिया और उसके बाद कन्विक्शन को फिर भी बरकरार रखा। 376 और 366 के कन्विक्शन में इसको सजा जो मिली थी नीचे की कोर्ट से वो बरकरार रह गई। यानी हाई कोर्ट ने भी इसके उसके लिए कुछ भी नहीं किया, हाई कोर्ट ने कोई सजा माफी नहीं की। अब चूंकि हाई कोर्ट ने सजा माफी नहीं की, अब ये मामला उठते उठते कहां चला जाता है, अब ये मामला आ जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। नाउ अब यहां पर आइए आगे बात करते हैं। तो यहां पर कहानी क्या होती है सुनिए। यहां पर इन्होंने बहुत क्लियरली कहा है पैरा नंबर 4 में कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सबमिशन इट वाज बाउट टू आवर नोटिस दैट दिस कोर्ट ऑन 4th of January 2021 had recorded the fact that the appellant accused and the second respondent victim prosecutrix had actually married in the year of 2003। एकदम साफ सुथरे मैच में कहा है पैरा नंबर 4 में कि जो विक्टिम थी और जो सो कॉल्ड रेप का अक्यूज्ड है, उन दोनों ने 2003 में वास्तविकता में शादी कर ली थी। कागजी शादी नहीं, एक्चुअली मैरिड कर लिया था। एंड वर लिविंग टुगेदर, और साथ में रह रहे थे एज ए हस्बैंड एंड वाइफ। एंड दे ऑल्सो हैव 4 चिल्ड्रेन आउट ऑफ देयर वेडलॉक, तो 4 बच्चे भी। तो ये कहानी आपको पहले अच्छे से समझनी है कि व्हाट इज द स्टोरी, व्हाट इज द फैक्ट। अब आर्टिकल 142 का रूल कहां से आएगा वो भी जरा समझते हैं इसके बाद। अब यहां तक तो कहानी क्लियर है कि उसी आदमी से शादी कर ली जिसके ऊपर रेप का चार्ज लगाया, उससे 4 बच्चे भी पैदा कर लिए, यहां तक भी सब ठीक है। नाउ अब यहां पर कहानी आती है, एक चीज और मैं बता दूं कि इन दिस रिगार्ड, यहां से देखिए मैं जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इन दिस रिगार्ड लर्नेड काउंसिल फॉर द सेकंड रिस्पोंडेंट दैट इज कंप्लेनियंट, ध्यान से सुनिएगा। कंप्लेनियंट का मतलब हो गया जो महिला के लिए वकील साहब थे, जो विक्टिम के लिए वकील साहब थे वो, और जो अक्यूज्ड यानी सो कॉल्ड कन्विक्टेड पर्सन के लिए जो वकील साहब थे वो, दोनों के वकील साहब का एक ही मंतव्य था कि इस मामले को रफा दफा कर देना चाहिए, सिट असाइड कर देना चाहिए, क्वैश कर देना चाहिए। यानी दोनों वकील, यानी कि जो पीड़ित पक्ष के थे और अपिलांट के थे, दोनों इस बात पर अग्री थे, दोनों इस बात पर सहमत थे कि मामले को खत्म कर देने में ही पार्टी की भलाई है। यहां पर क्या लिखते हैं, सपोर्टेड द सबमिशंस ऑफ द अपिलांट्स काउंसिल एंड बाउट टू आवर नोटिस द फैक्ट दैट एक्सरसाइजिंग पावर्स अंडर
आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब यहां पर मुद्दा यह है कि भाई खत्म करने का पावर कहां से आएगा, तो दोनों वकील साहब इस बात पर अग्री थे कि आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया जाए। आर्टिकल 142 क्या है, आर्टिकल 142 ब्रह्मास्त्र है, और ये कहां से छूट रहा है, ये कहां से चल रहा है, ये चल रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के यहां से। ठीक है, सो आर्टिकल 142 को लाया जाए। अब यहां पर भी बात आगे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, नाउ अब यहां पर देखिए, आगे देखिए, लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीलांट ड्रू आवर अटेंशन टू ऑर्डर्स ऑफ दिस कोर्ट। अब जो अपीलांट के एडवोकेट साहब हैं उन्होंने दो ऑर्डर्स का जिक्र किया और दो अलग अलग केसेस का जिक्र किया। एक केस है के धंधा पानी वर्सेस स्टेट, और ये मामला रिपोर्टेड है 2022 का, पुराना नहीं है, ताजा मामला है। के धंधा पानी वर्सेस स्टेट ऑफ बाई इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस रिपोर्टेड इन द ईयर ऑफ 2022 यानी 2022। और दूसरा केस है दासरी श्रीकांत वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना जो 2024 का है, तो एकदम रिसेंट मामला है। अब यहाँ सिचुएशन क्या है, कहानी क्या है, कहानी ये है इन दोनों में आइडेंटिकल सर्कमस्टांसेस थे, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल प्रोविजंस थे, और इस ऑनरेबल कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए क्वैश कर दिया था प्रोसीडिंग को जो इंस्टीट्यूट हुआ था अगेंस्ट द अक्यूज्ड। Clear? And therein consequently had granted acquittal of all the charges alleged। मतलब जितने भी अपराध थे सारे के सारे अपराधों पर डुबकी लगा ली, गंगा स्नान कर लिया, महाकुंभ में स्नान कर लिया और सारे पवित्र हो गए, पवित्र हो गया सब कुछ। तो यहां पर आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके सब कुछ खत्म कर दिया था। 2022 का जजमेंट है, 2024 का जजमेंट है। आगे बढ़िए, अब इसमें देखिए पैरा नंबर 7 की कहानी। अभी पैरा नंबर 7 में यहां पर बस ये बताया गया कि भाई अगर नहीं किया जाएगा तो दुख हो जाएगा, परेशान हो जाएगी महिला अगर ऐसा कुछ हुआ तो। ठीक है, लेकिन अभी सुनिए आगे एक और ट्विस्ट, मजेदार पार्ट। ट्विस्ट ये है कि जो राज्य के जो एडवोकेट थे, स्टेट की तरफ से जो एडवोकेट थे, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध भी किया। क्यों किया, इन्होंने कहा कि भाई द विक्टिम वाज ओनली 15 इयर्स ऑफ एज, अ माइनर, एंड देयर हैज बीन प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ऑफ द ऑफेंस एलिज्ड अगेंस्ट द अपीलांट अक्यूज। भाई बात ये क्लियर है कि जब अपराध हुआ था, रेप जैसा जघन्य अपराध हुआ था, तो वो लड़की 15 साल की माइनर लड़की थी, और ये बात बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित की जा चुकी है कि उसके साथ रेप कमिट हुआ ही था। सो इस बात पर भी आया, मतलब एक पार्टी ने विरोध किया, नो डाउट। आगे सुनिए, अब इसके बाद अगर हम बात करें सो नाउ अब यहां पर ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये कहते हैं कि भाई जो पुराने जजमेंट्स थे दो, उसका जिक्र करेंगे, लेकिन उसके पहले अब सुनिए ध्यान से, यानी कि अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के माइंड में दो बातें बड़ी क्लियर हो गई, केस का फैक्ट क्या है और दूसरा कि इसका उपाय क्या है। तो उपाय बता रहे हैं आर्टिकल 142। अब सवाल ये उठता है व्हाट इज आर्टिकल 142, इसको जरा अच्छे से समझते हैं। आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा है पैरा नंबर 11 में, मैं आपको पैरा वाइज बता रहा हूं और कहानी नहीं सुना रहा हूं सिर्फ। आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए स्पेशल पावर conferred on the Supreme Court। आर्टिकल 142 का क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जुरिस्डिक्शन देता है, प्रदान करता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को to pass such orders as are necessary for doing complete justice। यहां लिखा है complete justice, so doing complete justice in any cause or matter pending before it। so complete justice करने के लिए any cause in any matter pending, कुछ भी कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है एज पर लॉ। सीधा सा मामला समझिए। तो ये जो पावर है, इस पावर के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये पता है कि भाई हमें क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन यहां पर उन्होंने साफ साफ एक बात और भी लिखी है, बियरिंग इन माइंड द फैक्ट दैट इन दिस केस द अपीलांट अक्यूज हैड सब्सिक्वेंटली मैरिड। देखिए यहां पर यही मुद्दा आया और इसी पॉइंट को इन्होंने रखा, बियरिंग इन माइंड the fact that in this case the appellant accused had subsequently married the second respondent prosecutrix and they have 4 children out of their wedlock। भाई दोनों ने पहले शादी कर ली, जिसके साथ रेप कमिट किया उसी से शादी कर ली, उसी से 4 बच्चे पैदा कर लिए। We find that the peculiar facts and circumstances of this case would persuade us to exercise our jurisdiction। अब जैसा ये circumstances है, जैसा इस केस का फैक्ट और circumstances सामने आ रहा है, उसमें अब कुछ नहीं हो सकता सिवाय आर्टिकल 142 के। अब इसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, वही धंधा पानी का केस उठा लिया और उसका जो पैरा नंबर 3 था, धंधा पानी का जो केस है उस केस में पैरा नंबर 3, उस केस का पैरा नंबर 7 और उस केस का पैरा नंबर 8 यहां पर कोट किया गया है। अब उसमें क्या कहानी थी ये देखिए, यहां पर जब पैरा नंबर 3 उस केस की बात कर रहे हैं के धंधा पानी का, तो यहां पर बहुत क्लियरली कहा कि इसमें फिजिकल रिलेशन में थी प्रोसिक्यूट्रिक्स ऑन द प्रॉमिस ऑफ मैरिंग हर।
मतलब शादी करेगा लड़का इस पर। ही स्टेटेड दैट इन फैक्ट ही मैरिड द प्रोसिक्यूट्रिक्स एंड दे हैव 2 चिल्ड्रेन, मतलब वादा किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और टेक्निकली उसने शादी नहीं करी होगी, लेकिन उससे 2 बच्चे उसके हो गए थे, और उसके बाद भी उसको रेप के चार्जेज में जेल जाना पड़ा था। नाउ अब यहां पर क्या किया था ऑनरेबल कोर्ट ने, देखिए यहां पर, फॉर द aforesaid mentioned reason the conviction and sentence of the appellant is set aside in the peculiar facts of the case and shall not be treated as a precedent। अब मामला ये क्लियर कर दिया इन्होंने कि भाई पूरा उस धंधा पानी वाले केस में कि भाई मामला को क्या करते हैं, सेट असाइड करते हैं, सबको खत्म करते हैं, लेकिन इसको प्रेसिडेंट की तरह नहीं लिया जाएगा, साफ साफ मेंशन कर दिया। उसी तरीके से दूसरे केस का जिक्र हुआ दासरी श्रीकांत। अब दासरी श्रीकांत के केस में जो मामला आया वो भी मैं आपको यहां पर सामने बताता हूं। दासरी श्रीकांत का जो पैरा नंबर 10 है वो यहां पर काम की बात है। इसमें भी कहानी ऑलमोस्ट सेम है। इसमें भी कहा गया था कि मैट्रिमोनियल रिलेशन में था, उसके बाद शादी वादी कर ली, बच्चे बच्चे सब। तो यहां पर ये पैरा नंबर 10 में क्या लिखते हैं, एज ए रिजल्ट द इम्प्यून्ड जजमेंट डेटेड 27 जून 2023 passed by the Honorable High Court, the judgment dated 9th April 2021 passed by the trial court are hereby quashed and set aside। सो मामला क्या है कि दासरी श्रीकांत के भी मामले में भी यही कहानी कर दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। उसमें भी क्या कर दिया, नीचे का जितना भी कन्विक्शन था सबको क्वैश और सेट असाइड कर दिया। अब उसी चीज को दोनों को पकड़ के धंधा पानी और दासरी श्रीकांत दोनों को उठा करके क्या करते हैं, पैरा नंबर 14 में उठा के लेके आते हैं, और यहां पर साफ साफ क्लियर मेंशन कर दिया कि बी एक्सरसाइज आर पावर्स अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड क्वैश द कन्विक्शन एज वेल एज द सेंटेंस इंपोज्ड अपॉन द अपीलेंट हियर इन। तो मामला क्लियर कर दिया कि जितने भी यहां पर सजाएं मिली थी वो सारे के सारे मामले को हम यहां पर खत्म करते हैं, क्वैश करते हैं। तो देखिए बहुत बार क्या होता है, सोसाइटी में एक गलत मैसेज जाता है कि भाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला है, रेप करो, शादी करो और मामले को क्वैश करो। ऐसा नहीं है हर एक मामले के लिए। यहां पर ध्यान ये देने वाली बात है कि रेप होने के बाद वो महिला उसी के साथ अच्छे मन से रह रही होगी, या एलिगेशन किसी और के कहने पर लगाया होगा, या कुछ और फैक्ट, टेक्निकल फैक्ट्स हो सकते हैं, देयर में भी अदर फैक्ट्स आल्सो। बट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कोर्ट किया उसमें 2 बातें आई कि जो पीड़ित के वकील थे उन्होंने भी इस बात के लिए एग्री किया कि अगर इस सिचुएशन में अगर उसको सजा मिलती है तो जो लड़की है जिसके 4 बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं उसकी जीवन, उसका लाइफ खराब हो सकता है। तो इस बात को कंसीडर करने के बाद दोनों वकीलों के अग्री होने के बाद ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का एक्सरसाइज किया, उसका इस्तेमाल किया, और उसके बाद इसको क्या किया, कंसीडर करने के बाद क्वैश कर दिया, सेट असाइड कर दिया। ये 3 जजमेंट आपको अपने डायरी में, आपके नोटबुक में लिख के रख लेना है, जो कि आर्टिकल 142 से रिलेटेड है। ठीक है, जब भी आप आर्टिकल 142 डिस्कस करेंगे तो इन जजमेंट्स को आप वहां पर साथ में लगा देंगे, और ये एग्जाम में अगर लिखेंगे तो नंबर तो पे आपके आने ही आने, उसमें कोई डाउट नहीं है। फिर चलिए मामले को, सेशन को, इस मैटर को, इस वीडियो को कंक्लूड करने के पहले मैं आप लोगों को बस एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, एनीबडी हु वांट्स टू ज्वाइन, जो कोई ज्वाइन करना चाहता है एआईबी के लिए, ऑल इंडिया बार एग्जाम्स के लिए, या जुडिशल सर्विसेज के लिए, या एपीओ के लिए, तो हम लोग 15 फरवरी से एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए मामले के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम।